नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और क्या राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और आज हम इसकी जो शुरुआत कर रहे हैं, हमारे खास मेहमान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। त्रिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। त्रिवेंद्र जी, क्योंकि चुनाव पास है, किस तरीके की आप संभावनाएं देख रहे हैं? कई चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी फिर से प्रदेश में सरकार बनाने के काबिल हो जाएगी? देखिए, इस बार उत्तराखंड इतिहास बदलने वाला है। उत्तराखंड के जो चुनाव हुए हैं अभी तक, जब कांग्रेस राज्य में सरकार में थी तो दोबारा नहीं आई, लोकसभा सदस्य भी उनके नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोकसभा हार गए। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। यानी कि जो 2019 से पहले का जो इतिहास था या 2014 से पहले का लोकसभा का अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जनता ने उसको बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी समर्थन दिया, लोकसभा में भी समर्थन दिया। लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हैं, चाहे जिला त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हों या लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, उत्तराखंड की जनता ने पुराने इतिहास को दोहराया नहीं है बल्कि नया इतिहास बनाया है। और वही इस बार 2022 में होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2017 की तरह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपकी इस जो आप बात कह रहे हैं कि भाई इस इतिहास बदलने वाला, इसके पीछे मूल कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि जनता क्यों बीजेपी को चुनेगी? देखिए, कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में एक बेहतरीन गुटबाजी का नमूना अगर हम किसी राजनीतिक दल को कहें तो हम कांग्रेस को कह सकते हैं। जिस दल में 5-5 अध्यक्ष हों तो वो साफ साफ दिखाई देता है कि उस दल में जो आंतरिक जो कलह है वो किस स्तर तक है कि आपको संतुष्ट करने के लिए कई कई अध्यक्ष बनाने पड़ते हैं, जो कांग्रेस के संविधान में भी व्यवस्था नहीं है। वो गुटबाजी कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाने वाली है। दूसरी बात, जो इन 5 सालों में 4.5-5 सालों में, तब तक चुनाव होंगे, 5 साल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे मेरे मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुए होंगे या फिर जो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं उनके नेतृत्व में हो, डेवलपमेंट के काम ये टॉप प्रायोरिटी पे रहे हैं। और जिस तरह से तेज़ी से उस पर काम हो रहा है, निश्चित रूप से इन कामों का भी परिणाम 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। तीसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की जो सक्रियता है, वो सक्रियता कभी भी कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। वो पीछा तो कर सकती है लेकिन मुकाबला नहीं कर सकती है। वहाँ तक उसके कदम नहीं मिल सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो गति है उस गति को से आगे नहीं बढ़ सकती है। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, सरकार के कार्य हैं और कांग्रेस का जो आपसी जंग है, आपसी जो लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 2022 में सरकार बनाएंगे। और जो पुराना इतिहास रहा है यहाँ की विधानसभा का, उसको जैसे लोकसभा 2014 में और 19 में सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, उसी तरह से विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएगी। आपको नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको नहीं लगती कि होगी इस पूरे 5 साल के दौरान? देखो, एंटी इनकम्बेंसी होती है, कोई भी सरकार होगी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से काम किया है, सरकार ने जिस ढंग से काम किया है और कार्यकर्ता जिस तरह से सक्रिय है, हम जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में सफल हुए हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल पर हैं और
वो जिस तत्परता के साथ, जिस सक्रियता के साथ इस समय काम कर रहे हैं, तो जनता को जो अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का, वो सामने आ रहा है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि हम भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ब्लैकमेलर्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सचिवालय ये ब्लैकमेलर्स और भ्रष्टाचारियों से मुक्त होगा। वो सब जनता समझती है, सब जनता देख रही है, और इससे जो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रभाव है वो स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा या वो नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि मार्च के बाद से, जब से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया या फिर कई कई चीज़ें रही, और उसके बाद जो लगातार फिर एक मुख्यमंत्री बदला, फिर उनको बदल के फिर तीसरा मुख्यमंत्री आ गया, तो जनता में एक मैसेज गया कि भाई बीजेपी को अपनी लीडरशिप पे ही भरोसा नहीं है। तो ये आपको नहीं लगता ये भी एक गलत मैसेज गया होगा? नहीं, देखिए, ये सच है कि इसका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन आमतः जनता जो है, सामान्यतः जो जनता है, वो इस चीज़ को भूल चुकी है, या जो सरकार के बड़े काम हैं उन चीज़ों के सामने फिर बौनापन लगता है, छोटी चीज़ लगती है, छोटा हित लगता है। इसलिए बड़े हित को हमेशा जनता प्राथमिकता देगी, और इसलिए बड़े हित के लिए जो कुछ भी किया गया है वो बड़े हित के लिए किया गया है, और उसका कोई नुकसान मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा। ये मैं कह सकता हूं कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप तो खुद मुख्यमंत्री रहे, आपको नहीं लगता कि एक जब आपको बदला गया और वो अपने आप में एक काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था, और खुद आपके लिए भी रहा होगा, और जो कई हम जो मीडिया वाले हैं या फिर जनता के लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था। एक नेतृत्व को इस तरीके से बदला जाना, क्या आपको लगा कि ठीक है? नहीं, देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया उस निर्णय को हमने स्वीकार किया, और पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते हमको स्वीकार करना भी चाहिए था। हमने कोई भी आपत्ति नहीं की है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पार्टी ने जो कुछ भी किया होगा, जो भी निर्णय किया है, वो सोच समझ के किया है, सोच समझ के किया होगा। उनको लगा होगा कि भाई पार्टी को इससे बड़ा हित होने वाला है, स्टेट का बड़ा हित होने वाला है, राज्य का बड़ा हित होने वाला है, तो इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया होगा। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन जनता में आज भी वो सवाल है कि भाई अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छा काम कर रहे थे तो उनको हटाया क्यों गया? नहीं, अब जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब हम देंगे, नेतृत्व देगा मुख्यमंत्री जी, और जो हमारा पार्टी संगठन है वो बताएंगे, लोगों को सारी बातें बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि बड़े काम कर अगर होते हैं, बड़े काम अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उससे बेहतर जवाब कुछ और नहीं हो सकता। एक सबसे बड़ी बात जो है उसमें आपके कुछ ऐसे फैसले रहे, जैसे देवस्थानम बोर्ड हुआ, वो आपने इसको बेहद महत्वपूर्ण फैसला माना, लेकिन उसको लेकर जो विरोध हो रहा है वो अपने आप में कई चीज़ों को ऐसा लगता है कि उससे कहीं बीजेपी का नुकसान ना हो जाए। पार्टी के नेताओं में इसको लेकर आशंकाएं हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं, और क्या इसको किया जाना, और जिस तरीके से सरकार इसको लेकर फैसला ले, कभी कमेटी कभी कुछ, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ पर भी इस तरह के बोर्ड बने हैं वहाँ पर उसका थोड़ा बहुत विरोध हुआ है, और जब हम कोई भी सुधारात्मक कदम उठाते हैं, कोई भी हम बड़ा परिवर्तन करते हैं, या कोई भी इस तरह के परिवर्तन करता है, तो थोड़ा बहुत उसका समर्थन, थोड़ा बहुत उसका विरोध, ये बड़ी स्वाभाविक चीज़ है। कई बार गफलत में भी होता है, कई बार निजी स्वार्थों के कारण भी होता है। मैं समझता हूँ कि हमने जो निर्णय लिया, हमने दुनिया के जो 125 करोड़ हिंदू हैं वो बद्री केदारनाथ 4 धाम के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, वो गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, गंगा जल का आचमन लेना चाहते हैं। हमने उन तमाम हिंदुओं का विचार करके, जिनके इन 4 धामों में आस्था है, ये बोर्ड का गठन किया है। वैसे भी
अगर हम देखें तो बद्री केदार मंदिर समिति एक एक्ट से गवर्न होती रही है। 46-47 मंदिर भी उसमें ऑलरेडी पहले से उस बोर्ड उस अधिनियम से गवर्न होते थे। यमुनोत्री में और गंगोत्री में भी एसडीएम प्रशासक होते थे। हमने जो 2 धामों पर जो एक्ट था, जिससे 2 धाम और 47 मंदिर गवर्न होते थे, उसके साथ 2 और जोड़ दिए और 4 लोगों ने और कहा कि भाई हम भी इस मंदिर समिति को जोड़ना चाहते हैं बद्री केदार चारधाम देवस्थानम बोर्ड के साथ में, उनको जोड़ दिया। और मैंने जैसे कहा कि थोड़ा बहुत लोगों में नाराज़गी होती है तो उनको समझाया जा सकता था, और आपने देखा होगा जब हमने समझाया सब शांत हो गए थे। अब ये इशू दोबारा कुछ पॉलिटिकल कारणों से, अन्य कारणों से कुछ लोगों ने उछाला है, लेकिन सरकार का काम यह है कि कोई भी निर्णय अगर वो लेती है तो व्यापक हित में ले, व्यापक हित में ले। आखिर मंदिर किसके लिए है, मंदिर में कौन लोग आते हैं, उनका हित, उनकी सुरक्षा, ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी सरकार की जिम्मेदारी है। आज पहले त्रिवेंद्र रावत सरकार के मुखिया थे, बीच में कुछ दिन तीरथ सिंह रावत हो गए, आज पुष्कर सिंह धामी हो गए, कल कोई और हो सकता है। तो सरकार का काम है कि वो व्यापक हित में कोई निर्णय ले, व्यापक हित में कोई निर्णय ले। आप देखिए कि जितने भी देश में बोर्ड हैं, मैं 4-5 बोर्ड का आपको जिक्र करना चाहूँगा। पद्मनाभ स्वामी बोर्ड है केरला में, उनकी कमाई कितनी है? 950 करोड़ रुपये सालाना। तिरुपति बालाजी की 1160 करोड़ रुपया सालाना। सिद्धि विनायक मुंबई एक मंदिर है, 300 करोड़ से ज़्यादा। वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट है, 400 करोड़ रुपया सालाना। साईं बाबा है, लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा सालाना। तो भाई यहाँ तो 4 धाम हैं, इतने सारे और भी 50 मंदिर और हैं, वहाँ से क्यों नहीं हमको इनकम होती है, वहाँ से क्यों नहीं हम शानदार व्यवस्थाएं बना पा रहे हैं। शानदार व्यवस्थाएं बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पर हम पैसा लगाएं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अगर हम चाहते हैं, कहते हैं ना कि वो लक्ष्मी मैया की जब हम आरती करते हैं कि तुझ बिन यज्ञ न होवे, तो लक्ष्मी के बगैर तो यज्ञ भी नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इसलिए तमाम व्यवस्थाएं। और कुछ ट्रस्ट ऐसे जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं, विश्वविद्यालय चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते। और इसलिए इन सब चीज़ों का सोच विचार करके ही ये निर्णय लिया गया है। भू कानून को लेकर भी आपका कुछ रिजर्वेशन है, जिस तरीके से जो सरकार लगातार कमेटी की बात कर रही है, कभी कुछ किसी की बात कर रही है, आपको नहीं लगता कि इसको लेकर कुछ वो होना नहीं चाहिए था? देखिए, सब इमोशंस से खेलने का काम हो रहा है, सब राजनीति हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी विकास हो, पर्वतीय क्षेत्रों में भी इन्वेस्टर आए, तो मुझे समझाइए कोई कि वहाँ पर अगर भूमि किसी के पास नहीं होगी तो इन्वेस्ट कहाँ करेगा। किसी को सोलर प्लांट लगाना है तो सोलर प्लांट हवा में तो लगेगा नहीं, ज़मीन पर लगेगा, कैसे लगाओगे। होटल्स बनने हैं, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इन्वेस्टर समिट में आया है, कहाँ वो इन्वेस्ट करेंगे। और हमने तो 4 चीज़ों के लिए खोला है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और उद्योग, और सोलर के लिए। उसमें भी ये कहा है कि आप जो है विशेष किस्म के भूमिधर होंगे, विशेष किस्म के भूमिधर का मतलब ये है कि अगर 2 साल के अंदर जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली गई है उस प्रयोजन के लिए आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो ज़मीन सरकार में निहित हो जाएगी। और इसलिए अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में पहुंचाना चाहते हैं, तो हमको इन्वेस्टर्स के अनुकूल वहाँ पर अपने परिवर्तन करने पड़ेंगे, नीतिगत परिवर्तन करने पड़ेंगे। नहीं तो फिर जो डिफरेंस है, हरिद्वार में 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख रुपए से अधिक की सालाना पर कैपिटा इनकम है, और बागेश्वर में 1.25 लाख है। तो बागेश्वर को अगर हम 3 लाख के समीप ले जाना चाहते हैं, 2 लाख समीप के ले जाना चाहते हैं, तो कैसे होगा फिर। और इसलिए जो भू कानून पर जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका
मॉडल क्या है भू कानून का। आप केवल इमोशन से मत खेलिए भाई, राज्य के साथ आप नुकसान कर रहे हैं, राज्य के नौजवानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं, उनके भविष्य को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई भू कानून आपके पास ऐसा है तो आपको उसका प्रारूप दिखाना चाहिए जनता को कि ऐसा होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा प्रारूप बनता है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को भी उसको स्वीकार करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली इमोशन से खेल करके ये उचित नहीं है। हरीश रावत की बात करें तो आपके साथ उनका बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाईचारा सा लगता है, और वो कई जगह पर आपको डिफेंड करते हैं। हालांकि आप थोड़े बहुत चुटकी मारते रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक आपको डिफेंड करते हैं। क्या है उसके पीछे कारण, और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में? नहीं, देखिए, हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध मेरे सबसे अच्छे हैं। मेरे इंदिरा जी से बहुत अच्छे संबंध थे, वो बहुत सम्मान करती थी। आपने देखा भी कि कभी कोई व्यक्तिगत किसी ने कटाक्ष किया तो मैंने उसका खंडन भी किया है। तो हमारे सैद्धांतिक असहमति हो सकती है, विमत हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप में देखें तो व्यक्तिगत रूप में हम सबका आदर करते हैं। हम रावत जी का भी आदर करते हैं, हम प्रीतम सिंह जी का भी आदर करते हैं, हम सभी का आदर करते हैं। कोई भी हम नाम लेना तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन हम सभी का सम्मान करते हैं। सवाल है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है और उसके कोई लिए अच्छा बोल रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसकी प्रशंसा सबको करना चाहिए। ये जो चुनाव होंगे 2022 के, किसके नेतृत्व में होंगे? क्या आपको लगता है कि और उसके बाद सीएम अगर सरकार बनती है तो क्या फिर से मिल सकती है जिम्मेदारी? देखिए, पार्टी हाईकमांड को डिसीजन लेना है कि उनको किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ाना है। हम लोग तो केवल ज़्यादा परामर्श दे सकते हैं अगर मांगती है पार्टी तो, लेकिन ये पार्टी हाईकमान आजकल बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमको किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है, उसका पूरा आकलन करके और तब वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। हम तो जब भी कोई बात होती है तो हम तो ये कहते हैं, भाई देखिए, हमारा प्रत्याशी तय है, हमारा प्रत्याशी तय है। लोग पूछते कौन है, हम कहते हैं कमल का फूल है, और इसलिए हमारा सबसे बड़ा चेहरा कमल का फूल है। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम से संतुष्ट लग रहे हैं? निश्चित रूप से। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जिनको अभी बहुत कम समय हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए, हम उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा करें तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन दिशा क्या है वो मायने रखती है, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो काम करने की दिशा है, जो उनकी सोच है, वो सीधा मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर हम उनकी बैकग्राउंड और सब चीज़ को देखें, उनकी आयु का उनका अनुभव देखें, विधानसभा का उनका अनुभव देखें, तो मैंने ये देखा है कि उनका जो व्यवहार है वो अच्छा व्यवहार है, और काम करने की जो दिशा है वो उचित है। अंतिम सवाल सर, लेकिन तमाम सरकारें जितनी भी आपके बाद मुख्यमंत्री बने, सबका टारगेट ये था कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वे फैसलों को बदल दो। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई फैसला बदला नहीं गया है, कोई फैसला बदला नहीं गया है। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ का अध्ययन नहीं कर पाते, उसके बारे में जो आपस में टीम में जो डिस्कशन होना चाहिए नहीं कर पाते, और आप लोग पहले वहाँ पहुँच जाते हैं अपना ये माइक लेकर के, तो किसी को सांस लेने का भी मौका कई बार नहीं मिलता, और ऐसे में कई बार जानकारी भी नहीं होती है। मैं देख रहा था, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो योजनाएं राज्य में ऑलरेडी लागू हैं तो जिम्मेदार लोग बोलते हैं हम इसको लागू करेंगे, जबकि ऑलरेडी लागू है वो। तो कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा स्टेट है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट की जानकारी इतने कम समय में कोई भी मुख्यमंत्री को नहीं हो सकती है, किसी को भी नहीं हो सकती। अगर जब मुझे 6 महीने हुए थे मुझे कोई पूछता तो मैं नहीं बता सकता था, और इसलिए कई बार जानकारी नहीं होती है, आप माइक लेके पहुंच जाते हैं तो उसमें कई बार जल्दबाजी में कहें, या ये लगता है कि भाई पत्रकार की बात का जवाब देना ही देना है। अब मेरे जैसा तो है नहीं कोई कि हाँ भाई आप सवाल पूछे जवाब देना मेरा अधिकार है, मैं दूँ या न दूँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि जवाब देना ही चाहिए, तो उस चक्कर में कई बार
अनजाने में कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ऐसा निर्णय कोई ऐसे बदले नहीं गए हैं। ठीक है, पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे देवस्थानम बोर्ड वाला निर्णय हो, चाहे भू कानून वाला निर्णय हो, वो निर्णय राज्य की बेहतरी के लिए हैं। और जो देवस्थानम बोर्ड का निर्णय है वो दुनिया के हिंदुओं और जो श्रद्धालु हैं उनकी बेहतरी के लिए है। तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। पंकज टॉक्स में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।